एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने हमारे शेयर्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा, उसका कंप्लीट बेसिक्स वहां पर हम लोगों ने कवर किया है। साथ ही पार्ट नंबर 2 के अंदर वहां पर हम लोगों ने इशू कैसे किया जाता है हमारे शेयर्स को, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं कवर किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिलने वाला है उसकी प्लेलिस्ट का, उस लिंक को टैप करके आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा नया टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यूजुअली होता क्या है, आप लोग शेयर्स इशू करते हो एंड इन रिटर्न आपको कैश मिलता है, बट इस टॉपिक के अंदर क्या बोला जा रहा है, आप आपके शेयर्स तो इशू कर रहे हो बट यहां पर आपको इन रिटर्न कैश नहीं मिलेगा। फिर यहां पर हम अपने शेयर्स को कैसे इशू कर रहे हैं, क्या इसके अंदर प्रोसीजर है, उसी चीज को हम लोग यहां पर बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ध्यान से समझना, आपका एक बिजनेस है, क्या आप वहां पर क्या कोई परचेजेस नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, जब आप आपके वेंडर से कुछ भी परचेज कर रहे हो तो आप उसको आपका कैश नहीं, आपके शेयर्स इशू कर रहे हो। क्या कर रहे हैं यहां पर, जब आप आपके वेंडर से आपका सामान परचेज कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हो, स्टॉक परचेज कर रहे हो, वहां पर आप उसको कैश नहीं दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, वहां पर आपके शेयर्स को इशू कर रहे हो। अब यहां बदले में क्या होगा, आपका जो वेंडर है आपको इन रिटर्न कैश नहीं दे रहा है, कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश छोड़कर कुछ और आपको दे रहा है। यानी कि यहां पर वो क्या दे रहा होगा, आपको गुड्स दे रहा होगा, जो गुड्स आप वहां पर उससे परचेज करने गए। बात क्लियर है? यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब आप लोग शेयर्स इशू करते हो बट इन रिटर्न आपको कैश नहीं कुछ और मिलता है। अब यही सेम चीज आपके प्रमोटर के साथ भी हो सकती है। ऐसे केसेस हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियो को एंड यहां पर कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि यहां पर शेयर्स का इशू तो किया जाएगा, शेयर्स को इशू तो हम लोग करेंगे बट नॉट इन कैश। यहां पर हम लोगों को इन रिटर्न कैश नहीं मिलेगा, कैश के बदले कुछ और चीज आपको यहां पर मिल रही है। चाहे हो सकता है वेंडर से सामान खरीद रहे हो, चाहे हो सकता है आपको कोई अच्छी सर्विस मिल रही हो, तो इन रिटर्न आपको ये सब चीजें मिल रही होंगी रादर देन योर कैश। पॉइंट क्लियर है? यही आप लोगों का यहाँ कॉन्सेप्ट है। यहां पर फर्स्ट हेडिंग आपको दिख रही है, इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। अभी मैंने आपको बताया, आप आपके वेंडर से जब परचेज करते हो वहां पर आप शेयर्स इशू कर रहे हो। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं। अब ये जो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, ये चीजें मैं यहां पर पढ़ाकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जब हम लोग इसकी न्यूमेरिकल करेंगे वहां पर ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी, तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए इस चीज को यहां पर हम लोग स्किप करेंगे। जैसे ही न्यूमेरिकल हो जाएंगे ये चीजें आपको समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैं वापस अगर फर्स्ट स्लाइड पर लेकर आऊंगी तब आप लोग खुद अग्री करेंगे कि हाँ, पहले न्यूमेरिकल करना ही बेस्ट डिसीजन था। नेक्स्ट यहां पर हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल क्या समझना है, जस्ट यहां पर आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना है, ध्यान से समझेंगे। यहां पर क्या होगा, आप कुछ एसेट्स परचेज कर रहे होंगे, कुछ लाइबिलिटीज परचेज करेंगे जब आप किसी का बिजनेस परचेज करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, आपका केस क्या बनेगा, आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि आप किसी पार्टी का, किसी पर्सन का बिजनेस परचेज कर रहे हो। अब जब भी हम लोग बिजनेस को परचेज करते हैं तो हमें उसकी एसेट्स भी परचेज करनी पड़ती है, हम लोगों को उसकी लाइबिलिटीज को भी रिकवर करना पड़ता है। उसकी एसेट्स भी मेरी है एंड उसकी लाइबिलिटीज भी मेरी है। तो ऐसे केस के अंदर इशू ऑफ शेयर किस तरीके से काम करता है वही चीज यहाँ पर सीखेंगे। कोई हमको अलग चीज सीखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं तो मेरा एसेट अकाउंट डेबिट होता है, जब कभी भी हमारी लाइबिलिटी की बात होती है तो लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होता है। यही कॉन्सेप्ट करना है, कुछ नया नहीं करना। उसके बाद यहां पर जो नई चीज होने वाली है दैट इज परचेज कंसीडरेशन। क्या नया सीखना है, दैट इज परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन मतलब आप कुछ ड्यू अमाउंट करते हैं, कुछ अमाउंट को ड्यू करते हैं कि ये पैसा मेरे पास से कैश में जाएगा। तो ये जो परचेज कंसीडरेशन होती है आपकी एक तरीके की लाइबिलिटी है कि इन फ्यूचर आप उसको पे करने वाले हो। तो ये जो परचेज कंसीडरेशन होता है ये आपका क्रेडिट होता है। अब अगर क्वेश्चन में आपको पार्टी का नाम गिवन है कि XYZ लिमिटेड से परचेज किया है इतने में, तो परचेज कंसीडरेशन कौन है, आपके XYZ पार्टी, उसको आप लोग क्रेडिट कर देंगे। बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। न्यूमेरिकल जस्ट 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करने वाले, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट
पॉइंट स्टार मार्क करके लिख लो कि जब आप आपकी जर्नल एंट्री फ्रेम कर रहे होगे, जर्नल एंट्री कैसे, सभी एसेट्स को डेबिट कर दो, सभी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। अभी मैंने नई टर्म सिखाई दैट इज परचेज कंसीडरेशन, वो क्या है आपकी लाइबिलिटी, उसको भी क्रेडिट कर दो। उसके बाद अब क्या किया जाए, अब यहां पर क्या होगा, आपका डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा होगा, तो वहां पर उस केस में आप क्या करेंगे, हो सकता है आपका जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड आ रहा है, कहां आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है। तो अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ जाए तो वहां पर आपको एक नया अकाउंट ओपन करना है, दैट इज गुडविल अकाउंट। डेबिट साइड में अगर डिफरेंस आ रहा है वहां पर आप नया अकाउंट खोलेंगे, दैट इज योर गुडविल अकाउंट। वहीं अगर इसका अपोजिट होता है, डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो वहां पर मैं कौन सा अकाउंट खोलने वाली हूं, दैट विल बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो गुडविल अकाउंट, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा दैट विल बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस चीज को, इस बात को, इस पॉइंट को स्टार मार्क करके नोटबुक में लिख लो, सिर्फ आपको यही कॉन्सेप्ट काम में आने वाला है, बाकी आपका कॉन्सेप्ट ये बहुत ईजी एंड बहुत सिंपल है। अब स्क्रीन पर आप लोगों को जर्नल एंट्री दिख रही है, ध्यान से एक जर्नल एंट्री को समझना, मेरे सिखाने वाला यहाँ पर कुछ नहीं, आप लोग ऑलरेडी ये सब चीजें, छोटे छोटे पॉइंट्स ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री आपकी क्या है, जब आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो आपको भी पता है उसकी एसेट्स भी अब आपकी, उसकी लाइबिलिटीज भी आपकी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने जो एसेट खरीदी है, एसेट अकाउंट मेरा डेबिट हो गया, आपकी जो उस पर्सन की लाइबिलिटीज थी वो भी आपकी है, इसलिए लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, परचेज कंसिडरेशन वाला पॉइंट पढ़ा था और वहां पर समझा था परचेज कंसिडरेशन भी आप लोगों की लाइबिलिटी है, इसीलिए परचेज कंसिडरेशन भी हमारा क्रेडिट हो गया है। अब नेक्स्ट चीज क्या होगी, हो सकता है आपका डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है, तो अगर डेबिट साइड है तो मैं क्या डेबिट करूंगी, गुडविल अकाउंट। एंड वही अगर इसका अपोजिट हो जाता है, आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो आप ये गुडविल अकाउंट ना खोल करके क्या करेंगे, आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट खोलेंगे। पॉइंट क्लियर है, सिंपल सी जर्नल एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जर्नल एंट्री को देखते हैं। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री ये है कि सपोज करते हैं आपने कोई एसेट को परचेज किया है, क्या किया है, एसेट को परचेज किया है, वो भी ऑन क्रेडिट। कैसे परचेज किया है, ऑन क्रेडिट। बात क्लियर है। अब यहां पर जब आप एसेट परचेज कर रहे हैं तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट आपके पास आ रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो यहां पर एसेट अकाउंट डेबिट होगा। वहीं आप क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तो आपकी क्या बढ़ रही है, आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, तो मैंने यहां पर वेंडर का अकाउंट क्रेडिट किया है, क्योंकि लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। पॉइंट क्लियर हुआ, इजी है, सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये जो जर्नल एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट है आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं, जस्ट हम लोगों को यहाँ पर हमारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना था एंड रिकॉल करना था। अभी तक क्या हुआ, मैंने बिजनेस परचेज किया, एसेट्स लाइबिलिटीज के सेटलमेंट किया, उसके बाद सेकेंड एंट्री के अंदर मैंने कोई एसेट को परचेज किया है ऑन क्रेडिट। अब क्या वो आपका उधार ऐसे ही खत्म हो जाएगा, नहीं। एसेट अगर मेरे पास आ गई है, मेरा वेंडर अब मुझसे क्या करेगा, पैसा मांगना स्टार्ट करेगा। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, वेंडर को पार्ट पेमेंट कर रहे हो। कैसे करना है ध्यान से समझना, वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि मैं वेंडर को पेमेंट कर रही हूं, और क्योंकि मैं पेमेंट कर रही हूं तो मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड जब कभी भी मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो मैं उसको डेबिट करती हूँ, इसलिए वेंडर्स अकाउंट यहां पर हुआ है डेबिट। अब आप उसको कैश पे कर रहे हो तो कैश को क्रेडिट कर दो, आप उसको चेक से पेमेंट कर रहे हो तो आप बैंक अकाउंट लिख दो, या फिर आप उसको बिल्स पेबल दे रहे हो तो आप यहां पर बिल्स पेबल को क्रेडिट कर दो। बात क्लियर है, कैश दे रहे हो तो कैश को क्रेडिट कर दो, बैंक से दे रहे हो, चेक से दे रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो, या फिर प्रॉमिसरी नोट के थ्रू दे रहे हो तो बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इजी सी एंट्री है। आगे बढ़ेंगे, अब यहां पर क्या होगा, हो सकता है आप इस वेंडर को शेयर्स दे रहे हो, आप उसको कैश नहीं, चेक नहीं, प्रॉमिसरी नोट कुछ भी नहीं, आप उसको शेयर्स इशू कर रहे हो, तो यहां पर आपकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, अब आपको वेंडर्स अकाउंट तो डेबिट ही करना पड़ेगा क्योंकि देने से आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। लाइबिलिटी आपकी कौन है, ये वेंडर। अब यहां पर कैश देते थे तो कैश क्रेडिट होता था, चेक देते थे तो बैंक क्रेडिट होता था, प्रॉमिसरी नोट देते थे तो बिल्स पेबल क्रेडिट होता था। अब यहां पर आप शेयर्स दे रहे हो तो क्या क्रेडिट होगा, आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या क्रेडिट होगा, आपका शेयर कैपिटल अकाउंट। और ध्यान रखेंगे ये केस आपका एट पार वाला है। कौन सा केस है, एट पार वाला है, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, उतने ही रेट के हिसाब से, उतने ही प्राइस के हिसाब से आप आपके शेयर को इश्यू कर रहे हो। पॉइंट क्लियर हुआ। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, आपको डर लग रहा होगा कि अब प्रीमियम का हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा। नहीं, आपका जो पार वाला केस है वो ही आपका प्रीमियम वाला केस है। जस्ट डिफरेंस क्या है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको जब एट प्रीमियम वाला केस समझाया था, वहां पर एक बात समझाई
थी, एग्जाम के अंदर बेटा कभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां लिखूं, तो हमेशा याद रखेंगे जहां मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट है आंख बंद करके वहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को लिख दो। अब मैं आपको प्रीमियम वाले केस में लेकर के चलती हूँ, ध्यान से समझना, इजी एंड सिंपल सा आपका केस है। आपकी यहां तक ये पूरी एंट्री सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया है। माइंड के अंदर कंफ्यूजन होती है, डेबिट लिखूं क्रेडिट लिखूं, इस एंट्री में लिखूं या किसी और एंट्री में, तो क्या याद रखना है, जहां पर भी शेयर कैपिटल है वहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम आने वाला है। बात क्लियर है? यहां पर आप लोगों की जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है, इजी एंड सिंपल सी जर्नल एंट्रीज है। चीजें और अच्छे से समझ आएंगी जब हम लोग हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। अब एक नई चीज जो आपको यहाँ पर सीखनी है, आपको ये पता है कि वेंडर को कितनी अमाउंट देनी है। सपोज करते हैं आपको 10 लाख रुपीस वेंडर को देने हैं। अब आपका हर शेयर 10 रुपए का है, तो आप क्या डिवाइड करके ये पता लगा सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, मुझे टोटल नेट अमाउंट ऊपर लिखनी है, उसके बाद उसका प्राइस कितना है, उस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, उससे उसको डिवाइड कर देंगे। यहां पर आपके पास क्या निकल करके आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू वेंडर्स। बात क्लियर है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग खुद भी कर सकते थे, बट यहां पर हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहां पर कवर किया है। क्या करना है, जितनी टोटल अमाउंट वेंडर को पे करनी है डिवाइड कर देंगे कि आपका एक शेयर कितने का है। आपके पास निकल करके आ जाएगा कि टोटल कितने शेयर्स आपने आपके वेंडर को इशू किए हैं। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स को करना। माइंड के अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है कि जब कभी भी किसी का बिजनेस लेते हैं तो उसकी एसेट, उसकी लाइबिलिटीज और एक परचेज कंसिडरेशन, इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे। स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, प्रिंस लिमिटेड परचेज योर रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड। प्रिंस लिमिटेड ने क्वींस लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया फॉर अ सम ऑफ 30 लाख रुपीज, पेबल 40% बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यहां पर क्या बोला है, प्रिंस लिमिटेड ने क्वींस लिमिटेड से बिजनेस परचेज किया एंड कितने में, 30 लाख रुपीज में। अब ये जो 30 लाख रुपीज थे, इसकी पेमेंट आपने कैसे की है, 40% आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, एंड जो भी आपका बैलेंस बचता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं, उन नंबर ऑफ शेयर्स को आप लोगों ने प्रीमियम पर इशू किया है। फेस वैल्यू 100 थी, बट प्रीमियम पर इशू किया है, आपका प्रीमियम है 20%। इजी है। अब नेक्स्ट यहां पर आपको क्या दिया है, आपको कुछ एसेट्स दी हैं एंड कुछ लाइबिलिटीज दी हैं। अब कंफ्यूजन कहां होगी कि आपको यहां पर बुक वैल्यू भी गिवन है एंड अग्रीड वैल्यू भी गिवन है, तो आपको कौन सी अमाउंट यूज करनी है, यहां पर आप लोग आपकी अग्रीड वैल्यू को यूज करने वाले हैं। कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, अग्रीड वैल्यू। क्यों? क्योंकि दोनों ने आपस में एक साथ अग्रीमेंट किया है, दोनों ने आपस में बैठकर डिसाइड किया है। प्रिंस लिमिटेड कहता है कि मैं क्वींस लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर रहा हूं, तो अब क्वींस लिमिटेड जो वैल्यू बोलेगी अपनी एसेट्स की, जो लाइबिलिटीज की, वो उसी अग्रीड वैल्यू पर अपनी आगे की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं, यहां पर बुक वैल्यू पर नहीं करेंगे। तो कौन सी अमाउंट पिक करेंगे, यहां पर अग्रीड वैल्यू को। स्टार्ट करेंगे अब यहां पर जर्नल एंट्री को करना। जर्नल एंट्री हमेशा आप लोग किसके अंदर करेंगे, फॉर्मेट के अंदर करेंगे। ध्यान से समझो यहां पर फर्स्ट जर्नल एंट्री आप लोगों की क्या रहने वाली है। फर्स्ट जर्नल एंट्री, अब क्योंकि मुझे एसेट्स भी दे रखी है, मुझे लाइबिलिटीज भी दे रखी है, तो मैं क्या करूंगी, मेरी जितनी भी एसेट्स है सबको डेबिट कर देंगे एंड जितनी भी लाइबिलिटीज है सबको क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले मुझे क्या गिवन है यहाँ पर, दैट इज बिल्डिंग। क्या गिवन है मुझे यहाँ पर, बिल्डिंग है, तो मैंने यहाँ पर किया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी, मैंने यहाँ पर लिखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक है, तो हम लोगों ने क्या किया, स्टॉक अकाउंट को भी कर दिया डेबिट। क्या इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं, जस्ट मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी एसेट्स है, जो एसेट्स है डेबिट कर दो, जो लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट कर दो। स्टॉक के बाद मुझे गिवन है मेरे सन्ड्री डेटर्स। क्या गिवन है, मेरे सन्ड्री डेटर्स, इसको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट। अमाउंट्स अभी हम लोग फिल करेंगे, पहले जस्ट हम लोग अकाउंट को पिक कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहां पर गिवन है कैश एंड बैंक। क्या गिवन है, कैश एंड बैंक। उसके बाद एट लास्ट आपको गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसीलिए क्रेडिट में मैं लिख रही हूं टू सन्ड्री
क्रेडिटर्स। पॉइंट क्लियर हुआ? अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने वाली है। सबसे पहला काम है अमाउंट को फिल करना। यहाँ पर आपकी बिल्डिंग की अमाउंट क्या है, दैट इज 16 लाख। उसके बाद आपके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या है, दैट इज 5 लाख। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर जो आपको 4,80,000 लिखा हुआ दिख रहा है, ये कैलकुलेट करके मैंने लिखा है। आपको एग्जाम के अंदर क्या वैल्यू गिवन होगी, दैट इज 120%। क्या गिवन होगी एग्जाम के अंदर, दैट इज 120%। अब 120% अगर कह रहे हैं तो मैं 120 को कैसे कैलकुलेट करने वाली हूँ, 4 लाख का 120% कैलकुलेट करेंगे, उससे जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपको पिक करनी है। कैलकुलेट करके मैंने मेरी अमाउंट लिख रखी है, दैट इज 4,80,000 रुपीज। कितनी है, 4,80,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो आपको 2,85,000 गिवन है, ये आपको एक्चुअल में गिवन नहीं है। यहाँ पर क्या है, आप लोगों को बोले सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%। ये आपको एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। क्या बोले कि आपके जो भी डेटर्स हैं उसका 5% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। तो अभी फिलहाल मुझे क्या करना है, मेरे जितने के डेटर्स हैं मैं उतने डेटर्स यहां पर नोट डाउन कर दूंगी। डेटर्स है यहां पर मेरे 3 लाख रुपीस के। कितने के हैं डेटर्स, 3 लाख रुपीस के। अब क्योंकि यहां पर इन्होंने मुझे डायरेक्शन दी है कि अपने डेटर्स में से आपको पीएफडीडी क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर क्रिएट करेंगे अपना पीएफडीडी। क्या क्रिएट करेंगे, अपना पीएफडीडी। आंसर करेंगे 3 लाख का 5% कितना होता है यहाँ पर, दैट विल बी योर 15,000 रुपीज। कितना होता है, 15,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस है आप लोगों का, दैट इज 1,20,000। उसके बाद क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, दैट इज 1,85,000 रुपीज। कितनी है, 1,85,000 रुपीज। अब नेक्स्ट जो काम आपको सीखना है वो क्या है, यहाँ पर आपको परचेज कंसिडरेशन लिखनी है। क्या आपको पर्सन का नाम पता है जिससे आपने बिजनेस को परचेज किया? यस। क्या नाम है आपके पर्सन का, दैट इज क्वींस लिमिटेड। क्या नाम है, दैट इज क्वींस लिमिटेड। कितने में परचेज किया है आप लोगों ने, 30 लाख रुपीस में। कितने में परचेज किया है, 30 लाख रुपीस में। क्या मेरा काम यहां तक खत्म हो गया? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल लगाना पड़ेगा एंड चेक करेंगे क्या मेरा टोटल इक्वल आ रहा है या फिर यहां पर डिफरेंस है। तो यहां पर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है, वो भी डेबिट साइड में। एंड जब कभी भी डिफरेंस डेबिट साइड में होता है तो वहां पर हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज गुडविल अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, गुडविल अकाउंट। यहां पर मैंने कर दिया गुडविल अकाउंट को डेबिट। एंड अमाउंट कितनी आ रही है यहाँ पर आप लोगों की, 2 लाख। ये है आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर। आई होप यहाँ पर ये जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोगों ने की है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। बात क्लियर है? यहाँ पर अब एक चीज नहीं थी, यहाँ पर मैंने 2 चीजें आपको नहीं सिखाई। क्या एक आपका पीएफडीडी वाला पॉइंट था कि अगर आपको ऐसे एडजस्टमेंट गिवन की गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन्होंने कहा पीएफडीडी क्रिएट करो, तो आपको यहाँ पर पीएफडीडी लायबिलिटी साइड में शो करना पड़ेगा। इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप पीएफडीडी क्रेडिट साइड में मत लिखो, डेबिट साइड में जो आप डेटर्स लिख रहे हो वो पीएफडीडी माइनस करके लिख दो। दैट मींस आप 2,85,000 रुपीस को लिख दो, तब भी बात सेम ही है। या तो आप वहां पर 2,85,000 लिख दो या फिर वहां 3 लाख लिख के क्रेडिट साइड में पीएफडीडी 15,000 लिख दो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। अब फर्स्ट जर्नल एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई है। यहां पर नई चीज सीखी हमारा परचेज कंसिडरेशन, कि यहां पर मैंने जो बिजनेस परचेज किया है वो किससे किया है, क्वींस लिमिटेड से। एंड इस क्वींस लिमिटेड के पास मेरे कितने उधार है, मतलब मैंने इससे कितने का उधार किया है, दैट इज 30 लाख रुपीस का। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर मुझे क्या करना है, नेक्स्ट जर्नल एंट्री मुझे कह रही है अब आपको धीरे धीरे करके इसका उधार चुकाना है। क्या करना है, धीरे धीरे करके इसका उधार चुकाना है। अब मैं इसकी पेमेंट कर रही हूँ क्वींस लिमिटेड की, तो मैंने क्या किया, क्वींस लिमिटेड को कर दिया डेबिट। क्या किया, क्वींस लिमिटेड को डेबिट कर दिया। अब क्या क्वेश्चन ने कहा था आपने इसको पेमेंट चेक से की है, यस। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपने 40% पेमेंट चेक से की है, तो यहां पर अगर चेक से पेमेंट की है तो मैं किसको क्रेडिट करने वाली हूं, मेरे बैंक अकाउंट को। किसको क्रेडिट करने वाली हूं, मेरे बैंक अकाउंट को। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, मुझे अमाउंट को फिल करना है, तो मैं अमाउंट कैसे फिल करूंगी, 30 लाख का 40% कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, 30 लाख का 40% कैलकुलेट कर लेंगे। एंड 40% कितना होता है, दैट विल बी 12 लाख रुपीस। कितना होता है 40%, 12 लाख रुपीस। आई होप यहाँ पर हम लोगों
मैंने जो फर्स्ट जर्नल एंट्री की है या फिर जो सेकंड जर्नल एंट्री की, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई है एंड बहुत अच्छे से समझ आई है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो भी बैलेंस बच गया है उसको आप कैसे पे कर रहे हैं, आप शेयर्स इशू कर रहे हैं। क्या करना है, आपको शेयर्स इशू करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जस्ट एंट्री फ्रेम करके दिखा रही हूँ। आप किसकी पेमेंट कर रहे हो, क्वींस लिमिटेड की। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वींस लिमिटेड। क्या किया, क्वींस लिमिटेड डेबिट टू, आप क्या दे रहे हो, उसको शेयर दे रहे हो। तो मैं क्रेडिट किसको करूंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को। किसको क्रेडिट करूंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट को। नेक्स्ट चीज क्या है, ये जो आप शेयर दोगे वो प्रीमियम पर दोगे। तो क्या मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा, यस। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट अकाउंट क्रेडिट कर रही हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। माइंड के अंदर कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ लिखे, जहां मेरा शेयर कैपिटल वहीं मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर सीखने वाली क्या है कि मुझे अमाउंट कैसे लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर बैलेंस कितना है। क्या देखना है कि बैलेंस कितना है। यहाँ पर 18 लाख का उधार अभी भी बचा है, क्योंकि 30 लाख में खरीदा, 30 में से 12 लाख पे कर दिए चेक के थ्रू। यहाँ पर 18 लाख का उधार अभी भी बचता है। तो मैं क्वींस लिमिटेड को डेबिट कर रही हूँ 18 लाख रुपीज से। अब 18 लाख रुपीज से डेबिट तो कर दिया, नेक्स्ट काम मेरा क्या रहने वाला है, ध्यान से समझना। यहाँ पर मैं आपको साइड में वर्किंग नोट बना करके दिखा रही हूँ। आपको कितने रुपए देने थे उसको, 18 लाख रुपीज। कितने देने थे, 18 लाख रुपीज। अब मुझे देखना है कि मेरा एक शेयर 100 रुपए का है। मेरा एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, लेकिन उसमें मैं 20 रुपए का प्रीमियम भी दे रही हूँ। क्या कर रही हूँ, 20 रुपए का प्रीमियम भी दे रही हूँ। यानी कि मेरी टोटल वैल्यू क्या हुई, दैट इज 120 रुपीज। कितनी वैल्यू हुई, 120 रुपीज। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी 120 से, जिससे मुझे पता लग जाए कि मैं उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही हूँ। क्या पता लग जाए कि मैं यहाँ पर कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रही हूँ। तो कैलकुलेशन के बाद मुझे पता चलता है मैं यहाँ पर 15,000 शेयर्स इशू कर रही हूँ। क्या किया मैंने चेक किया मेरा कितने का उधार बाकी है। मुझे पता चलता है 18 लाख का उधार बाकी है। उसके बाद डिवाइड कर लूं कि मैं हर शेयर के कितने रुपए ले रही हूँ। यहां पर मैं 120 रुपया ले रही हूँ। तो अब इससे मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना इजी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। अब नंबर ऑफ शेयर्स है 15,000। अब अमाउंट इजीली फिल हो जाएगी। कैसे करनी है, ध्यान से समझना। आप प्रीमियम कितने का ले रहे हो, आप प्रीमियम ले रहे हो 20 रुपीज का। तो आप अगर कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, 15,000 शेयर इशू कर रहे हो और 20 रुपीज का प्रीमियम हर शेयर पे ले रहे हो, तो यहां पर आपकी अमाउंट आ जाएगी, दैट विल बी 3 लाख रुपीज। कितनी आ जाएगी, 3 लाख रुपीज। और शेयर कैपिटल की बात करें तो 15,000 आपके शेयर्स हैं, हर शेयर आप 100 रुपए का देते हो। तो यहां पर क्या अमाउंट आ जाएगी, दैट विल बी 15 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 15 लाख रुपीज। दैट्स इट। इतना ही हम लोगों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से इसकी जर्नल एंट्री करनी आ गई। ये इजी एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दोबारा जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया। यहाँ पर बोलते हैं प्रिंस लिमिटेड ने क्वींस लिमिटेड का बिजनेस परचेज किया, कुछ एसेट्स ली, कुछ लायबिलिटीज ली। सब कुछ करने के बाद मैंने यहाँ पर लिख लिया एक पीएफडीडी का पॉइंट था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2-3 बार उस पॉइंट को रिवाइज कर चुके हैं। उसके बाद यहां पर क्या किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, आपको एक परचेज कंसीडरेशन को यहां पर ऐड करना है। वो आपकी लायबिलिटी होती है, उसको मैंने यहां पर ऐड कर दिया। क्वेश्चन खुद बोल के बता रहा है, जो आपका परचेज कंसीडरेशन है, ये जो आपकी लायबिलिटी है, इसकी 40% पेमेंट आप चेक से कर रहे हो। तो मैंने क्या किया, क्वींस लिमिटेड को डेबिट करके बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पेमेंट चेक से हो रही है। एंड अमाउंट 40% निकाल ली 30 लाख की, वो आ गई मेरी अमाउंट 12 लाख, यहां पर नोट डाउन हो गई है। उसके बाद 40% तो पैसा चला गया, 60% बाकी है। 60% के लिए क्या बोल रहे हैं कि 60% के लिए आप शेयर्स इशू कर रहे हो। अब शेयर्स इशू कर रहे हो तो मैं कैसे अमाउंट को फिल करूं, प्रीमियम भी है। तो मैं सबसे पहले अपनी पहली इस पजल सॉल्व करूंगी, अपनी एंट्री को फ्रेम करूंगी। एंट्री मेरी क्या है, यहाँ पर क्वींस लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बारी आती है अमाउंट की। अमाउंट कैसे लिखूं, मुझे पता है टोटल उधार 18 लाख का है, लेकिन इसमें प्रीमियम कितना छुपा हुआ है ये कैसे पता लगाऊं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लूं।
उसकी मल्टीप्लाई मैं 20 से कर दूंगी, मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम निकल करके आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या किया, जितना भी टोटल उधार है डिवाइड कर देंगे कि मैं एक शेयर का कितना रुपया लेती हूँ। डिवाइड करने के बाद मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अब कुछ नहीं करना, जस्ट अमाउंट को फिल करना है। टोटल उधार 18 लाख का था, प्रीमियम आपका 20 रुपीज का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स की मल्टीप्लाई आप 20 से कर देंगे। उसके बाद आपको शेयर की वैल्यू एक्चुअल निकालनी है, तो नंबर ऑफ शेयर की मल्टीप्लाई आप लोग 100 से कर देंगे, यानी कि फेस वैल्यू से कर देंगे आपके शेयर की। आई होप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, बहुत अच्छे से समझ आया है, कोई भी इसके अंदर डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन को कवर करते हैं, जिससे आपके माइंड के अंदर अगर कोई भी डाउट रह गया, कोई भी कंफ्यूजन रह गई है, इस क्वेश्चन से आपके वो डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं। स्टार लिमिटेड टुक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वर्षा लिमिटेड। स्टार लिमिटेड वर्षा लिमिटेड से ये कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को परचेज कर रहा है। यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग ली गई है 60 लाख की, जिसकी बुक वैल्यू है 45 लाख। यानी कि जो 60 लाख बोल रहे हैं ये इनकी अग्रीड वैल्यू है। क्या है ये? इनकी अग्रीड वैल्यू है। बात क्लियर हुई। उसके बाद इनकी प्लांट एंड मशीनरी है, फिर कुछ लायबिलिटीज है, उसके बाद परचेज कंसीडरेशन है, एंड यहां पर पेमेंट कैसे ली है वो चीज बोली गई है। तो मैं क्या करूंगी, एक एक करके मेरी पजल को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ताकि मेरा क्वेश्चन धीरे धीरे करके सोल्व होता जाए। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री को करना। मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, अपनी सभी एसेट्स को डेबिट कर दो। फर्स्ट एसेट क्या है आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एंड अमाउंट क्या है इसकी, दैट इज 60 लाख रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पर आप लोगों को, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या अमाउंट है इसकी, दैट इज 30 लाख रुपीस। अब ये जो 30 लाख रुपीस है, इसको बोले प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख की थी, बट उन्होंने कितने में ली है, 25 लाख रुपीस में। कितने में ली है, 25 लाख रुपीस में। तो मैं यहाँ पर अमाउंट लिखूंगी 25 लाख। आई डोंट थिंक यहाँ पर कंफ्यूजन है, हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मुझे जो वैल्यूज लिखनी होती है वो अग्रीड वैल्यू लिखनी होती है, बुक वैल्यू नहीं। पहले केस में उन्होंने खुद बोल दिया 45 लाख बुक वैल्यू है, आपने 60 लाख में ली है। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी में बोला 30 लाख की प्लांट एंड मशीनरी को आपने कितने में लिया, 25 लाख रुपीस में। पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आपने ली है कुछ लायबिलिटीज, तो मैं यहां पर लायबिलिटीज को क्रेडिट कर रही हूं। अमाउंट कितनी है यहां पर, दैट इज 3 लाख। अमाउंट कितनी है, 3 लाख। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन है कितने का, 78 लाख का। यहां पर लिखेंगे 78 लाख और यहां पर लिखेंगे टू परचेज कंसिडरेशन। बात क्लियर है। अब यहां पर परचेज कंसिडरेशन लिख लो, या फिर आपको पार्टी का नाम गिवन है, दैट इज वर्षा लिमिटेड। क्या गिवन है, वर्षा लिमिटेड गिवन है, तो आप लोग यहां पर वर्षा का नाम भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, मुझे जस्ट टोटल चेक करना है, क्या टोटल इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। अब यहाँ पर मेरा टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। एंड डिफरेंस भी कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में। डिफरेंस भी कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता है तो मैं लिखती हूँ कैपिटल रिजर्व। क्या लिखती हूँ मैं, कैपिटल रिजर्व। ये है मेरा डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा बैलेंसिंग फिगर। एंड डिफरेंस कितने अमाउंट का है, 4 लाख रुपीस का। अब जल्दी से चेक करो क्या टोटल इक्वल हो चुका है या फिर नहीं। 85 लाख आपका क्रेडिट में है एंड 85 लाख आपका डेबिट में है। टोटल आप लोगों का इक्वल हो चुका है। मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री यहां पर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब आगे की इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहां पर बोले पेमेंट वाज मेड बाय एन एक्सेप्टेंस ऑफ 15 लाख इन फेवर ऑफ वर्षा लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। यहां पर बोल रहे हैं 15 लाख की पेमेंट आप बिल्स पेबल से कर रहे हैं। किससे कर रहे हो, बिल्स पेबल से कर रहे हो। तो यहां पर मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, आप यहां पर लिखेंगे वर्षा लिमिटेड। क्या लिखेंगे, वर्षा लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल। क्या लिखेंगे, टू बिल्स पेबल। एंड अमाउंट कितनी है आप लोगों की, 15 लाख। कितनी अमाउंट है आप लोगों की, दैट इज 15 लाख। ये हो गई है आप लोगों की नेक्स्ट जर्नल एंट्री। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इन्होंने बोला बैलेंस बाय इश्यू ऑफ 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 105। इन्होंने कहा अब आप जो आगे की बैलेंस पे करोगे वो आप प्रेफरेंस शेयर दे करके करोगे। कैसे करोगे, प्रेफरेंस शेयर दे करके करोगे। 100 रुपए का था लेकिन आप 105 में दे रहे हो, यानी कि प्रीमियम पर दे रहे हो। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वर्षा लिमिटेड डेबिट। क्या बनेगी, वर्षा लिमिटेड डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बात क्लियर है? आई होप यहाँ पर जर्नल एंट्री कैसे फ्रेम करनी है आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब बारी आती है, अगेन माइंड में कंफ्यूजन आएगी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितनी अमाउंट लिखूं एंड शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट लिखूं। सबसे पहले कि आपको बैलेंस पता है, आपका परचेज कंसिडरेशन कितने का था? 78 लाख का, एंड 78 लाख में से 15 लाख का बिल्स पेबल आप दे चुके हो, यानी कि आपका टोटल बैलेंस कितना बाकी है? दैट इज 63 लाख रुपीस का। कितने का बाकी है? 63 लाख रुपीस का। अब बारी आती है नंबर ऑफ शेयर्स जानने की। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे जान पाएंगे? हम लोग जान पाएंगे 105 से डिवाइड करके, एंड डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं? दैट इज 60,000। कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स? आपके आ रहे हैं 60,000 शेयर्स। अब बारी आती है प्रीमियम की एंड शेयर कैपिटल की। प्रीमियम आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 60,000। प्रीमियम आपका है 5 रुपीस का। कितने का है? 5 रुपीस का। तो यहां पर आपका कितने का आ रहा है? अमाउंट कितनी आ रही है? दैट इज 3 लाख रुपीस। कितनी आ रही है? 3 लाख रुपीस। आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे क्या अमाउंट आएगी? नंबर ऑफ शेयर्स है 60,000 एंड हर शेयर है आपका 100 रुपीस का। दैट मींस कितनी आएगी यहाँ पर? 60 लाख रुपीस, एंड यहां पर आपका जो बैलेंस है उसको हम लोग लिख रहे हैं दैट इज 63 लाख रुपीस। बात क्लियर है? क्वेश्चन अच्छे से समझ आए? होप यहां तक इस क्वेश्चन के अंदर आते तक आपको आपके हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुके हैं, हर चीज अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, कुछ इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ इजी है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का आपने सेटलमेंट किया, कितनी पेमेंट, जैसे जैसे आप पेमेंट कर रहे हो जस्ट वैसे वैसे क्रेडिट में चीजें लिखते जाओ एंड अपनी पेमेंट करते जाओ। दैट्स इट, इजी एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसके अंदर आपको हार्ड नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? गौरव लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 4 लाख फ्रॉम वैभव लिमिटेड, पेमेंट फॉर द सेम वाज मेड एज अंडर। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है? गौरव लिमिटेड ने वैभव लिमिटेड से मशीनरी परचेज की है, तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट एंट्री आपकी क्या बनेगी? आपके पास अल्टीमेटली क्या आ रही है? मशीनरी आ रही है, तो मैंने आंख बंद करके अपनी फर्स्ट जर्नल एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने की मशीनरी परचेज की? आपने 4 लाख रुपीस की। किससे परचेज की है? आपने वैभव लिमिटेड से परचेज की है। किससे परचेज की है? वैभव लिमिटेड से परचेज की है। कितने में? 4 लाख रुपीस में। क्या इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री आप लोगों के लिए हार्ड थी? क्वेश्चन ने क्या कहा? गौरव लिमिटेड ने वैभव लिमिटेड से मशीनरी परचेज की है, तो मैं कौन हूं? गौरव लिमिटेड। मैंने क्या परचेज की है? मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। किससे परचेज की है? वैभव से। वैभव लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट अपनी लिख दी दैट इज 4 लाख रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है कि उसने उसकी पेमेंट किस किस तरीके से की है वो चीज यहाँ पर समझनी है। अब बारी है वैभव लिमिटेड को पेमेंट करने की। क्या बारी है? वैभव लिमिटेड को पेमेंट करने की बारी है। वैभव लिमिटेड से कितने का उधार है? दैट इज 4 लाख रुपीस का। पेमेंट कैसे की है? 1 लाख रुपीस आपने कैश दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टू कैश अकाउंट। क्या लिखूंगी यहाँ पर? टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ गई 1 लाख रुपीस। उसके बाद उन्होंने बोला बैलेंस वाज पेबल बाय इशूइंग शेयर्स ऑफ 10 रुपीस ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। कितने का प्रीमियम है? 25%। इन्होंने कहा 4 लाख में से 1 लाख तो कैश में दे दिए, कितने बच गए आपके पास? 3 लाख। कितने बच गए? 3 लाख। अब बारी है यहां पर मैं पता कैसे लगा पाऊं कि शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आएगी एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या अमाउंट आएगी। किसकी बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या अमाउंट आएगी। ये मैंने आपको सिखाई है कंबाइंड जर्नल एंट्री करना। पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें मैं क्या सिखाती थी? कैश वाली अलग एंट्री करते थे एंड शेयर्स वाली अलग एंट्री करते थे। अब क्योंकि एग्जाम के अंदर मुझे मेरा टाइम सेव करना है तो मैंने यहाँ पर सिखाई है कंबाइंड जर्नल एंट्री करना, कि आप लोग टोटल यहाँ पर लिख लो, जितना कैश में दिया उतने से कैश क्रेडिट कर दो, जितने शेयर्स हैं उतने शेयर्स क्रेडिट कर दो, जितना प्रीमियम है उतना प्रीमियम क्रेडिट कर दो, टोटल आपका इक्वल आ जाएगा। अब यहां पर 1 लाख का अगर आपने कैश दे दिया तो बैलेंस कितना बचता है? 3 लाख रुपीस। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो मुझे शेयर पर प्राइस पर शेयर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? प्राइस पर शेयर। कितना है प्राइस पर शेयर? आपका 10 रुपए का एक शेयर है एंड उस पर 25% का प्रीमियम है, यानी कि यहां पर आपका कितना आएगा? 12.5। कितना आएगा? 12.5 डिवाइड करो एंड यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगी अमाउंट। क्या अमाउंट आएगी यहाँ पर मेरे पास? नहीं, यहाँ पर आएंगे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स। क्या आएंगे यहाँ पर मेरे पास? नंबर ऑफ शेयर। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? नंबर ऑफ शेयर्स मेरे पास आ चुके हैं, शेयर कैपिटल के आगे क्या अमाउंट लिखूं? मेरा हर शेयर कितने का है? 10 रुपीस का। हर शेयर कितने का है? 10 रुपीस का। तो यहाँ पर मैं अमाउंट लिखने वाली हूँ 2,40,000 रुपीस। कितने अमाउंट लिखने वाली हूँ?
2,40,000 रुपीज। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे लिखेंगे, मेरे 24,000 शेयर है एंड प्रीमियम है मेरा ₹2.5 का, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर अमाउंट आ जाएगी 60,000 रुपीज। दैट्स इट, आप लोगों का क्वेश्चन यहां पर खत्म होता है। आई होप जितना इजी मैंने बनाने की कोशिश की थी आपका ये कॉन्सेप्ट, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों को उतने ही इजी एंड उतने ही सिंपल लगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हर एक चीज इजी एंड सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया है तो स्क्रीन पर आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे एंड प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर आपके आंसर्स कमेंट डाउन करने मत भूलना, ताकि मैं पता लगा पाऊं कि जिस कॉन्सेप्ट को जितना इजी वे में मैं समझाना चाह रही हूं उतने अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में या फिर आपके होमवर्क क्वेश्चन में, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं, आपकी हर एक कंफ्यूजन को दूर कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स कवर नहीं किए हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके उसकी प्लेलिस्ट को आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।